दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे। आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही मरेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज 23 जुलाई है, यानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दिवस। आज ही के दिन 1906 में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के में एक छोटा सा गांव है भावरा, वहां उनका जन्म हुआ था। उनकी माताजी चाहती थी कि वो बड़े होकर संस्कृत के प्रोफेसर बने, पर आज़ाद तो आज़ाद थे। बचपन से ही क्रांति का भूत उनके सर पे सवार हो चुका था। जलियांवाला बाग के कांड के वक्त हिंदुस्तान में अलग अलग जगह प्रदर्शन होने लगे, रैलियां निकलने लगी। आज़ाद उस वक्त लगभग 14 साल के रहे होंगे, लेकिन क्रांतिकारियों के साथ घूमते थे क्रांति करते हुए। तो एक बारी पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो जज साहब के सामने ले जाया गया। अब जज साहब ने देखा, यार 14 साल का लड़का, तो उससे पूछते हैं कि जरा अपना नाम तो बता, अपनी माँ का नाम तो बता। तो आज़ाद का जवाब सुनिए। आज़ाद बोलते हैं कि क्या पूछते हो जनाबे आली, पूरी तरह बर्बाद हूं मैं। कि क्या पूछते हो जनाबे आली, पूरी तरह बर्बाद हूं मैं। मेरी माँ का नाम है आज़ादी, उसी का बेटा आज़ाद हूं मैं। अब ये जवाब सुनकर तो जज साहब को गुस्सा चढ़ गया। क्या इसको 15 दिन की सजा दो। 15 दिन जेल में रखा गया आज़ाद को उस उम्र में, और खूब पिटाई हुई, खूब कोड़े बरसाए गए। तब आज़ाद पर कोड़े बरसे तो कपड़े फट गए, लेकिन कपड़े नहीं फैले। फिर इस मादरे वतन की मिट्टी को उठाया और अपने जिस्म पर लगाया, और उस दिन कसम खाई। क्या कसम खाई? उस दिन कसम खाई कि ब्रिटानिया सल्तनत के कारखानों में वो गोली नहीं बनी जो आज़ाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सल्तनत के कारखाने में वो ईंट नहीं बनी जो आज़ाद को कैद कर सके। आज़ाद आज़ाद पैदा हुआ था और अब आज़ाद ही मरेगा। और आज़ाद ने अपनी उस कही हुई बात को मरते दम तक याद रखा। 1930 में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, और आज़ाद उनकी फांसी रुकवाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे, लोगों से बातचीत करते हुए। तो 27 फरवरी 1931 को वो अपने दोस्त सुखदेव राज के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे। तभी, क्योंकि हिंदुस्तान में जयचंद बहुत हुए हैं, किसी जयचंद ने आज़ाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की खबर अंग्रेजों को दी। तो आज़ाद उस दिन अल्फ्रेड पार्क में अकेले अंग्रेजों के साथ किस तरह लड़े, ये लिखा है। ये इस बात का वर्णन कवि अशोक मोल्वा ने अपनी एक कविता में किया है। तो मैं वो आपको सुनाता हूं कि क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। कि क्या विस्मयकारी दृश्य देखा होगा अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। सहसा आज़ाद को घेर लिया फिरंगी कमबख्तों ने। पेड़ों की झुरमुट से कदमों की आहट आई, समझ गए आज़ाद गद्दारों ने अपनी जात दिखाई। मिटा दूंगा फिरंगियों को, आज़ाद ने कसम खाई, और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। अपने दोस्त से आज़ाद ने कहा कि दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है। कि दोस्त संभलो, दुश्मन ने किया आघात है। माना देश हित में मरने के तुम्हारे भी जज्बात है, मगर जाओ अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्नमस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। उनका दोस्त उनको छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था। तो आज़ाद ने अपने दोस्त से कहा कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं। कि तुम क्या सोचते हो लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या ये सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात काल, चक्र को मोड़ दूंगा मैं, और मृत्यु सबकी स्वामिनी आज उसका भी भ्रम तोड़ दूंगा मैं। जज्बा देखिए आज़ाद का, कि मृत्यु सबकी स्वामिनी आज उसका भी भ्रम तोड़ दूंगा मैं। और जगदम्बा के हरि बोलते हैं शेर को, कि जगदम्बा के हरि वो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। इंद्र का ऐरावत इनकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला शेर सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। कि भारत माँ का अकेला शेर सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। जोश था, जज्बा था, जुनून था, हार भी कैसे मान लेता, आखिर हिंदुस्तानी खून था। कि जोश था, जज्बा था, जुनून था, हार भी कैसे मान लेता, आखिर हिंदुस्तानी खून था। आज़ाद को कैद करने की थी गोरों के मन में अभिलाषा। कदम कदम पर हाथ लग रही थी उनको निराशा। धरी की धरी रह गई गोरों की अभिलाषा। आज़ाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। कि आज़ाद की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। सुमित्रा नंदन ने इंद्रजीत को संहारा। राजीव नयन की सौगंध खा के मर्यादा पुरुषोत्तम ने दशानंद को मारा। शक्ति का वर पाकर जयद्रथ का काल बने अर्जुन भी, जयद्रथ का काल बने अर्जुन भी। धनुष उठाकर आज़ाद ने 3 गोरे मार गिराए जय भवानी बोलकर। अब आज़ाद ने पिस्तौल चलाई, देखा पिस्तौल खाली। इधर उधर अपनी जेब चेक किया, केवल एक गोली। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आज़ाद को चौंका दिया। आज़ाद ने वो मिट्टी उठाई,
और हाथ में लेकर बोलते हैं कि हे भारत माँ क्षमा करना मुझको, कि हे भारत माँ क्षमा करना मुझको, आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को, दशो दिशाएं अचंभित थी जानकर आजाद के निश्चय को। ठर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा, त्रिवेणी का संगम सहम गया डोली धरा और अंबर कापा। तब युग युगान तक रहे अलौकिक रही देशभक्ति की ऐसी मशाल जला दी, आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। और बचपन में लिया गया संकल्प उसको अंतिम क्षण तक याद रहा, जीते जी आजाद था वो, मरते दम तक आजाद रहा। और भारत का स्वाभिमान सम्मान बली हो गया अद्भुत वेदों से, घंटों तक दूर रहे फिरंगी आजाद के शव से। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि आजाद के शव के पास भी जाकर देख सके, इतना डर था आजाद का। दोस्तों, जब आजाद शहीद हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। जब भगत सिंह शहीद हुए थे उनकी उम्र 23 साल थी। और ये जो उनके साथ वाले थे, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजेंद्र लहरी, ये सब लगभग इसी उम्र के लोग थे। हिंदुस्तान के छोटे बेटे थे। लेकिन भारत माँ ने जब आजादी के लिए खून मांगा तो अपने सरों की बलि चढ़ाने के लिए सबसे पहले ये बेटे आगे आए। और बदले में हमने क्या दिया इनको? हमारा जो सिलेबस की किताबें हैं, एनसीईआरटीज़ की जो किताबें हैं, अगर आप उनमें चेक करेंगे तो आपको एक छोटे से कोने में मिल जाएगा। छोटे से कोने में लिखा हुआ मिलेगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में ये 4-5 लोग थे और इन्होंने ये छोटे मोटे काम किए। इतना ये हुआ है, हमने ये दिया है इनको बदले में। इनमें से किसी का घर वाला आपको संसद में बैठा हुआ नहीं मिलेगा, किसी का भी। और संसद तो बड़ी बात है, आप संसद छोड़ दीजिए, हमने तो सलूक भी इनके साथ अच्छा नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के लगभग 11 साल बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी माताजी जिंदा रही। और जानते हैं चंद्रशेखर आजाद के इस आजाद हिंदुस्तान ने उनकी माताजी के साथ क्या सलूक किया? वो जब तक जिंदा रही भीख मांगकर अपना गुजारा करती रही, उबली हुई दाल खाकर गुजारा करती थी, कंदमूल फूल खाकर गुजारा किया करती थी वो अपना। और ये केवल आजाद के परिवार की कहानी नहीं है, मैं आपको सैकड़ों क्रांतिकारियों के परिवार की कहानियां ऐसी सुना सकता हूं जिनके साथ आजाद हिंदुस्तान में ऐसा सलूक हुआ। खैर, ये लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाकर चले गए, लेकिन जिम्मेदारियां हमारी बचती हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपने छोटे भाइयों बहनों को इन वीर बेटों की कहानियां जरूर सुनाएं, क्योंकि इनको अपने दिलों में जिंदा रखकर ही हम इनकी शहादत का सम्मान कर सकते हैं। यही एकमात्र तरीका बचा हुआ है। और इन बेटों के लिए कवि हरिओम पवार ने लिखा था, वो सुनिए कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे। सब लोग ऐसे ही थे, मरने की होड़ लगी हुई थी इनमें, कौन पहले मरेगा देश के लिए। कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, वो देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। यहाँ तो आप शायद से संसद में उनको जगह नहीं देते, लेकिन वो किसकी लोकसभा में होंगे? वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे कहाँ? देवताओं की लोकसभा में। कि वो देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वो सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद बुलाने की नादानी करते हो तुम, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है। अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, और उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना। कि उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, और उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। बस मैं और आप केवल इतना कर सकते हैं कि उन बेटों को दिलों में जिंदा रख सकते हैं। इतना ही हमारे बस की बात है। बस धन्यवाद। जय हिंद।